गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तक हमने व्याकरण में दो चीज़ें पढ़ी हैं, भाषा, व्याकरण, लिपि और वर्ण विचार। जब मैंने आपको व्याकरण के पार्ट समझाए थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द क्या है? हमें अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए मैंने बताया था कि जब हमें किसी को अपनी बातें समझानी होती हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा को व्यक्त करने के लिए हम कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उन वर्णों को हम एक साथ मिलाकर जब बोलते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कौवा, आदमी, मीनार, थर्मस, सफल, हंस, मगर, रहीम, महिमा, माखन, नकल। तो मैंने यहाँ पर शब्दों को शब्द बोले। अब शब्द कहाँ से आए? अब आपने देखा ये कऊ, यानी कै वर्ण में अव की मात्रा जुड़ी आ, यानी मैंने वर्णों को मिलाया, तब क्या बना? शब्द बना। आदमी, आ वर्ण, मा वर्ण और मी वर्ण, मैंने इन सबको क्या कर दिया? मिला दिया, और मिलाकर क्या बन गया? आदमी। यानी मुझे किसी एक पर्सन के बारे में बताना है तो मैंने क्या करा? वर्णों को मिलाकर बोला, तो ये क्या होता है? शब्द होता है। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह, मैंने वर्ण आपको समझा दिए, उसका एक समूह हो जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैंने कहा आदमी, तो इसका एक निश्चित अर्थ है, और मैंने कहा मक्खन, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूँ नमक, तो नमक का एक निश्चित अर्थ है। यानी जो शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो वह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। और हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्द की परिभाषा समझ में आई बच्चों? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। मैंने अभी पहले बताया। और हमें अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। कहते हैं जिसका शब्दकोश जितना अधिक सुदृढ़ होता है वह उसकी भाषा उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। आपने देखा है जब नेता भाषण देते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द छाट कर लाते हैं, तो उनका शब्दकोश क्या है? उनका शब्दकोश बहुत अच्छा है, तो वो अपने भावों और विचारों को दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। अब आए शब्द, कहाँ से शब्द आए? शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार 3 आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। यानी शब्द हमारे पास कहाँ से आए? किसी भी भाषा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें उसके लिए नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। तो अब ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई? तो मैंने इसके आपको बताए 4 पार्ट। अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है? सार्थक, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, सा प्लस अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ हो। अब इसमें आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, पुस्तक और मकल। पुस्तक इसका एक अर्थ है, यानी हमारी पुस्तक के बारे में बात हो रही है। मकल इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक है। लेकिन शब्द तो ये भी है, शब्द तो ये भी है ना। तो
अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ ना हो। जैसे जाना, इसका एक अर्थ है वाना, कह देते हैं ना हम जाना वाना, खाना वाना, खाना का अर्थ है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो हमने वो भी बोला, उसके लिए भी हमने ध्वनि का प्रयोग किया, उसके लिए भी हमने वर्णों को मिलाया, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि, यानी इनका एक निश्चित अर्थ है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकल, छपली, नगुस, वाना, साना, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है। नंबर 2 आया आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। पर्यायवाची यानी एक शब्द के कई रूप होते हैं। जैसे अभी हमने कहा पानी, पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तो ये क्या हुआ? यानी पानी के कई अर्थ हो गए। विलोम शब्द यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द। माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, मम्मी, पापा। अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक बड़े वाक्य के लिए केवल एक शब्द। अमर होने की इच्छा रखने वाला अमरसु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। एकार्थी यानी एक जैसे अर्थ वाले। अब आया नंबर 2 स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। आगत, आगत मतलब दूसरी भाषा के आए हुए। चलिए अब इनकी परिभाषा देखते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के थे और उन्हें हमने हिंदी भाषा में एज इट इज प्रयोग कर लिया, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे सूर्य, यह एक संस्कृत का शब्द है लेकिन हम इसे हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। मयूर संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में भी है। दंत, ग्राम, नृत्य आदि, ये सब क्या हैं? ये सब संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हम इन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनमें हमने कुछ परिवर्तन करके अपनी भाषा में शामिल कर लिया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से सूरज, सूर्य भी कहते हैं लेकिन सूरज भी कहते हैं, कहते हैं ना। चंद्र से चांद, चंद्र भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं, मुख भी कहते हैं, मुंह भी कहते हैं, दंत भी कहते हैं, दांत भी कहते हैं, नासिका भी कहते हैं, नाक भी कहते हैं। तो ये सब संस्कृत भाषा के थे जिनमें हमने कुछ परिवर्तन कर लिया। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस समझो, यानी वे संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हमने सीधा का सीधा कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु जिनमें हमने परिवर्तन करके संस्कृत के शब्दों में जिनमें हमने परिवर्तन किया और उन्हें भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया, वो सब क्या हो गए? हमारे तद्भव शब्द। देशज शब्द, कुछ क्षेत्रीय भाषा के आधार पर आपने देखा है कि भाषाओं में अंतर होता है। अभी मैं अलीगढ़ चली जाऊं तो वहाँ पर भाषा में थोड़ा सा अंतर, बोलने के पुट में अंतर होगा। मेरठ में चल जाऊं तो कुछ और पुट होगा। मुजफ्फरनगर में चल जाऊं तो वहाँ पर अलग होगा। बिहार में चले जाऊं तो वहाँ पर अलग होगा। तो कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पत्ति कर ली उनकी, जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी,
फटाफट आदि, इन सब का प्रयोग हमने अपने अनुसार कर लिया। ये शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में का शब्दकोश बहुत बड़ा है, तो हमने अपनी भाषा के लिए, में अधिक शब्द आ जाएं, इसके लिए हमने कुछ दूसरी भाषा के भी शब्दों का प्रयोग कर लिया है। यानी जो शब्द दूसरी भाषा के हैं उन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। इसमें कौन सी भाषा के? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं के शब्द बहुत सारे इसमें हैं। हम जैसे कहते हैं हुस्न, अरबी भाषा का शब्द है। रेलवे स्टेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है। अस्पताल शब्द है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्पिटल, इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषा के हैं, लेकिन हमने उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया। वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आया रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ नहीं होता, यानी यदि हम उसे डिवाइड कर दें, उसे बांट दें, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे घर, घर को हम तोड़ लें, घा प्लस रा, कोई अर्थ नहीं है अपना, अलग अस्तित्व भी नहीं है अपना कुछ भी। नल, ना प्लस ला, नल। फल, फा प्लस ला, फल। माता, माँ प्लस ता, माता, कोई अर्थ नहीं, आदि। यानी जिनको अलग अलग करके लिखने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आपका दूसरा आया है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक, योग का मतलब होता है जोड़। अब से आपको याद करने में आसानी होगी। यौगिक मतलब योग, यौगिक मतलब योग, यानी 2 शब्दों के योग से बना हुआ एक शब्द। और उसकी विशेषता क्या है कि उसके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता हो। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला, यज्ञ अलग हो गया और शाला अलग हो गया। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्या अलग और आल्य अलग। तो वो शब्द जो 2 शब्दों के योग से बना हो और प्रत्येक शब्द का उसका अपना एक अलग अर्थ हो। यौगिक मतलब जोड़। योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द ही हैं, वो 2 शब्दों से मिलकर ही बने हैं, परंतु उनका जो प्रयोग है वो किसी विशेष के लिए होता हो। अब जैसे भगवान जी के बहुत सारे नाम रख होते हैं हमारे। दशानन है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। 10 प्लस आनंद, अलग अलग अर्थ है, परंतु दशानन किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए। लंबोदर किसके लिए प्रयोग होता है? गणेश जी के लिए। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, अलग अलग अर्थ है। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, परंतु किसे कहते हैं हम? शिव शंकर भगवान को कहते हैं। इसका मतलब, अब इसे एक बार समझिए। रूढ़ शब्द यानी जब हम उसका अलग अलग करके लिखते हैं तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द यानी 2 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द, खंड करने पर प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द हैं, परंतु वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, यानी जिस पर वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा लड़की, तो अब जब हम इसका लिंग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लड़का, ठीक है ना। अब
उसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं, जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो सारे विकारी शब्द में आते हैं। सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। ठीक है। अविकारी शब्द वे होते हैं जो जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लड़की बाजार जाती है, अब हमें इसका हम लिंग चेंज करके बोलेंगे लड़का बाजार जाता है, तो किस में परिवर्तन नहीं हुआ, बाजार। यानी बाजार क्या है, एक बाजार अविकारी शब्द है। यानी जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं। जितने भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।